हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जो है आज की इस विशेष चर्चा पर जुड़ने के बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनको भी स्क्रीन पर आप लेकर के आ जाइए। संदीप बंसल सर हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मतलब लोगों को बाज़ार को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हर रोज़ एक नए फैसले आ रहे हैं, हर रोज़ एक नए कमेंट पे बाज़ार रिएक्ट कर रहा है और बड़ी बड़ी तेज़ी और गिरावट देखने को मिल रही है। कल जो कुछ हुआ उसे आप कैसे देख रहे हैं? 90 डे पॉज का क्या ये वाकई में सस्टेन करेगा या कल ट्रम्प साहब को फिर से कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे वो कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा? आप ओवरऑल सिचुएशन पे, करंट सिचुएशन पे आपकी पहली टिप्पणी क्या है? थैंक यू विपुल जी, इस शो में हमें बुलाने के लिए। देखिए कल क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि ट्रम्प साहब कल क्या करेंगे। पर जो कल हुआ है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 90 दिनों का समय भारत देश को मिला है एक ट्रेड डील नेगोशिएट करने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि इंडिया एक बहुत अच्छी ट्रेड डील नेगोशिएट कर पाएगा यूएस के साथ। हमारा काम जो है एक्चुअल में जब उन्होंने प्रेसिडेंसी ली थी जनवरी में, फरवरी से ही हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। बजट में भी कुछ एक चीज़ों पे हमने यूनिलैटरली इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज पहले ही कम कर दी थी और हमने एक रिटेलिएटरी अप्रोच नहीं अपनाया है। इंडिया ने शुरुआत से ही एक ऐसा अप्रोच अपनाया है कि भाई हम बातचीत करके इस मामले को सुलझा सकते हैं जो दोनों देशों के लिए एक विन विन हो, जिससे जो यूएस चाहता है हम वो कुछ बातें मानेंगे और हम जो कुछ चीजों जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो शायद उसमें यूएस एडजस्ट कर ले। तो ये जो एक अनिश्चितता का माहौल जो एक बड़े पैमाने पे फैला हुआ था लास्ट कुछ दिनों से, वो तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो एटलीस्ट कुछ समय के लिए वो चीज टल गई है। माहौल उस हिसाब से सुधर जाएगा और एक जो 90 दिनों का समय मिला है उसमें कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव ट्रेड एग्रीमेंट की हम आशा रखते हैं। लेकिन सर इसके बीच में ये जो दो बड़ी इकोनॉमी के बीच में जो एक वॉर चल रही है, जिसमें कि चाइना शामिल है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि यूएस शामिल है, इसका असर दुनिया भर के बाज़ारों पे आप कैसे देख रहे हैं? बाज़ार से ज़्यादा अर्थव्यवस्थाओं पर कैसे देख रहे हैं? तो विपुल जी देखिए, अगर हम एकदम शॉर्ट टर्म की बात करें, कुछ एक महीनों की, कुछ एक क्वार्टर्स की बात करें, तो ये तो बात एकदम तय सी लग रही है कि ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर, जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक थोड़ा सा असर आएगा। क्योंकि ग्लोबली जो हम इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, जो ट्रेड है, वो सब थोड़े से कम हो जाएंगे। उसके कारण क्या इंडिया पर भी असर आएगा? थोड़ा असर तो इंडिया पर भी आएगा, पर क्या वो असर एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा? वो ऐसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि इंडिया जो की अर्थव्यवस्था जो है वो वैसे भी काफी डोमेस्टिक फोकस्ड है। ये घरेलू हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारा आयात निर्यात उतनी ज्यादा नहीं है। पर लंबे समय की अगर हम बात करें, अगर हम कुछ एक वर्षों की बात करें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, जी। तो हमें इससे फायदा ही होना चाहिए। क्योंकि जो चाइना से अगर टैरिफ्स यूएस लगा के रखेंगे, भले ही जो आज पे लगा के रखें उतने नहीं लगा के रखें, पर फिर भी अगर लगा के रखेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से इंडिया और बाकी देशों में आएगी, जिसका हमें बेनिफिट होना चाहिए। संदीप सर, आपसे समझना चाहेंगे एफआईज का क्या व्यू रहेगा आने वाले समय में, खासतौर से जिस तरह की अनसर्टन सिचुएशन है। अभी हमने देखा कि बीच में बायर्स बने थे एफआईज और फिर जो है हमने देखा कि दोबारा सेलर बनते हुए दिखाई दिए हैं। इस तरह की अनसर्टेनिटी में क्या संभावनाएं हैं कि वो दोबारा बायर बनेंगे, या आपको लग रहा है कि अभी भी आने वाले दिनों में अभी एफआईज की बिकवाली जो है वो आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेगी इंडिया में? देखिए विपुल जी, कुछ एक दिनों के लिए तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि वो एग्जैक्टली क्या करेंगे। पर अगर हम थोड़े लंबे समय की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया ही एक ऐसी लार्ज इकोनॉमी है
जो एक लंबे समय तक अच्छी ग्रोथ दे सकती है। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वो विभिन्न प्रकार की हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, आईटी सर्विसेज, कंजम्पशन, मेटल्स, इस तरीके के बहुत सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ पर रिफॉर्म प्रोसेस जो है वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। अगर हम एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन्फ्लेशन की दरें हमारे यहाँ कम हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट कट्स भी हमारे यहाँ हो रहे हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी अच्छे हैं, बजट जो आया है उससे भी एक तो अच्छा माहौल बना है। तो अगर हम थोड़े लंबे समय की बात करें तो हमें लगता है कि एफआईआईज का रुझान इंडिया की तरफ रहना चाहिए। नियर टर्म में वो अनाउंसमेंट्स क्या होते हैं, बॉन्ड डील्स, ग्लोबल न्यूज़ फ्लो, इसके ऊपर उनका फ्लोज जो है निर्भीत करेंगे। हम्म। अभी सर रिटेलर्स को क्या सलाह दे रहे हैं आप? बहुत लोग आपको मान लीजिए जो लोग सुन रहे हैं उनको क्या सजेशन रहेगा? क्या बाज़ार में जब जब रिकवरी आए, तेज़ी आए, जैसे कल की उम्मीद है, तो वहाँ से एग्ज़िट रूट लें, चीज़ों को सेटल डाउन होने दें, उसके बाद से एंट्री लें, या कोई भी बड़ी गिरावट आ रही है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? क्या सजेशन दे रहे हैं आप इस समय रिटेलर्स को खास तौर से? तो इसमें विपुल जी हम ये कहना चाहेंगे कि इक्विटीज जो है, शेयर बाजार जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से ही किसी को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लंबे समय का अगर हम एक नजरिया लेते हैं तो इंडियन इकोनॉमी एक मजबूत ट्रेजेक्टरी पर ही है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया की अच्छी रहेगी। तो ये जो बढ़िया। अनिश्चितता का माहौल है उसमें ही हमें शेयर प्राइसेस थोड़े से दबे हुए क्या मिलते दिया हैं। रेट को? उस समय सेलर्स बायर्स से ज्यादा रहते हैं और उस समय डर का जो माहौल रहता है वो ही शायद एक अच्छा माहौल रहता है बाजार में निवेश करने के लिए। हाँ, पर उसमें एक चीज जरूरी है कि इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी या बाजार में उतार चढ़ाव जो होता है उसके लिए एक तो मानसिकता बना के रखनी पड़ेगी कि ये जरूर होएगा। और दूसरी चीज जो है कि जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन है वो लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। अगर हम ये दोनों चीजें रखते हैं तो हमें लगता है कि बाजार में ये अच्छा समय है पैसा डालने के लिए। मेंटली क्या प्रिपेयर रहे रिसेशन के लिए? आपको क्या साइन लग रहे हैं? रिसेशन आने वाला है, खासतौर से कमोडिटी प्राइसेस में जिस तरीके से वोल्टिलिटी देखने को मिल रही है। बहुत जगहों पर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई, कह रहे हैं क्रूड जो है वो 40 तक चला जाएगा अगर चीज़ें एस्केलेट होती हैं, और एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या चांसेस लग रहे हैं रिसेशन को लेकर के? और अगर ऐसी स्थिति बनती है, भारत कहाँ खड़ा होगा? देखिए, जहां तक विपुल जी हम यूएस की अगर बात करें तो यूएस ने जिस प्रकार से कल से पहले जो माहौल था तो वैसी एक पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा थी कि वहां पे रिसेशन आने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि जितने टैरिफ्स उन्होंने सारे दुनिया पर लगा दिए थे उस हिसाब से तो ये डर जरूर था कि उनकी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब जब उन्होंने बाकी सब देशों पे मोटा मोटी 10% का टैरिफ लगाया है, सिर्फ चाइना पे एक बड़ा टैरिफ उन्होंने अभी भी लगा के रखा हुआ है, तो वो जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हुए हैं। पर क्या अभी भी यूएस में रिसेशन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये हमें देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। देखिए, यूएस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और जो चाइना है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अगर इन दोनों में एक ट्रेड वॉर चल रहा है और आयात निर्यात इनमें अगर बंद है तो उसके कारण दोनों इकोनॉमीज में ही एक इम्पैक्ट आना चाहिए। जहां तक इंडिया का सवाल है, हमें लगता है कि हमारी पोजीशन रिलेटिवली थोड़ी सी बची हुई है, क्योंकि हमारा ट्रेड लिंकेज दुनिया से उतना ज्यादा नहीं है जितना चाइना का है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम कुछ एक महीनों के बाद की सोचें, अगर हम कुछ एक साल का व्यू लें, तो एक्चुअली हमें फायदा होने का चांस ही ज्यादा है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग अगर चाइना से यूएस नहीं खरीदेगा तो उसको कहीं और से तो खरीदना ही पड़ेगा। तो कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग चाइना से इंडिया में भी शिफ्ट होने के अच्छे चांसेस हैं। और इंडिया की जो ग्रोथ है, हमें लगता है कि इंडिया में रिसेशन का माहौल तो नहीं होना चाहिए हमारे व्यू के हिसाब से। ठीक।
अच्छा सर, एक चीज़ बताइए जो कि सारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं आपसे, आखिरी सवाल कि कौन से वो सेक्टर्स हैं, कौन से और अगर आपको शेयर कोई नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अभी कहाँ मतलब इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी है, इतनी अनसर्टेनिटी है। फ्रेश एंट्री अगर लेनी हो, जैसा आपने कहा कि भारतीय बाज़ारों पे भरोसा रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा रखना चाहिए, तो अगर अगर 1 साल 2 साल, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, पर साल 2 साल के लिए अगर पैसे लगाने हों तो कहाँ पे आप, कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप हमारे दर्शकों को सलाह देंगे पैसे लगाने के लिए? देखिए, अगर हम कुछ एक सालों की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, पावर का सेक्टर है, इन सेक्टर्स में हमें लगता है कि एक लंबे समय के लिए इंडिया में जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी का जो सेक्टर है वो भी हमें पसंद है, क्योंकि जैसे जैसे देश में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, लोगों के पास खर्चा करने का डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ रही है, तो उसके कारण कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी का भी सेक्टर हमें अच्छा लगता है। फार्मा और हेल्थ केयर का जो सेक्टर है, जहाँ पे थोड़ी सी अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि ये भय था कि ट्रम्प साहब वहां पर भी टैरिफ्स लगा देंगे, तो हमें नहीं लगता है कि वहाँ पे टैरिफ्स का उतना बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि करीब करीब यूएस का जो जेनेरिक दवाई का बाजार है उसका इंडिया करीब 40 से 50% है। तो वहाँ क्योंकि एक एसेंशियल नेचर है मेडिसिन्स का, इसलिए हमें लगता है कि वो सेक्टर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसके अलावा विपुल जी, मैं स्टॉक स्पेसिफिक तो नाम नहीं ले पाऊंगा, पर इस बाजार में इस अनिश्चितता के माहौल में काफी सारे स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो काफी दब गए हैं, और उनमें नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर की अर्निंग्स की उतनी विजिबिलिटी नहीं है। पर अगर हमें कुछ एक सालों का व्यू लें, तो अक्रॉस सेक्टर्स हमें काफी अपॉर्चुनिटीज लग रही है, जहां पे हमें लगता है कि अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। फार्मा, आईटी जिनका एक्सपोजर यूएस में है, लास्ट सवाल सर, उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? क्या यहाँ से अब बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं? आपकी लास्ट टिप्पणी इस पर। तो विपुल जी, फार्मा तो हमें अच्छा लगता है। फार्मा में हमें ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता है, क्योंकि वो एक एसेंशियल नेचर है मेडिसिन्स का, और हम 40-50% हैं, और हम लोएस्ट कॉस्ट और सबसे बड़े सोर्स हैं जेनेरिक मेडिसिन्स के यूएस के लिए। जहां तक आईटी की बात आती है, वहां पर हम उस सेक्टर से दूरी बना के रखेंगे। कुछ एक स्टॉक्स वहां पर एक थोड़े से अच्छे वैल्यूएशन पे आ गए हैं, उनको क्या देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। पर अगर हम पूरे सेक्टर की बात करें, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि यूएस की अर्थव्यवस्था में अभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने बाकी हैं, जी तो उसके कारण आईटी की स्पेंडिंग कम हो सकती है, तो वहां पर ग्रोथ में इम्पैक्ट आने की संभावना है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज के महत्वपूर्ण दिन जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए कि अभी के बाज़ार में किस तरह की स्ट्रेटजी, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। शुक्रिया। थैंक यू सर।